हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चा पार्टी आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11.2 सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको 11.1 में डिटेल में सिखाया था किस तरीके से हम लोग सरफेस एरिया फाइंड करते हैं कोन का। यहाँ पर हम लोगों को जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, इसमें आप लोगों को बताया गया है कि स्फेयर रहे अगर आपके पास, तो स्फेयर और हेमिस्फेयर के सरफेस एरिया को कैसे फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि स्फेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हेमिस्फेयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद पूरे क्वेश्चंस को हम लोग फटाफट सॉल्व करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलो मैं तुम्हें पहले फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूँ, फॉर्मूला याद करा देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का। आपने कोन में देखा था कि दो टाइप के सरफेस एरिया होते हैं, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है कर्व सरफेस एरिया। लेकिन जो स्फीयर होता है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सरफेस एरिया होता है जो कि है उसका टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पर हमारा अलग अलग नहीं होता है ना, टोटल और कर्व का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक ऑरेंज है, तो ऑरेंज का हम लोगों को अगर साइड साइड का पूरा एरिया पता करना हो कि जो उसका छिलका है उसमें उसने कितना एरिया रखा है अपने पास, तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते हैं और हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल करके आता है। तो कभी भी ध्यान रखना, अगर स्फेयर है तो टोटल सरफेस एरिया ही होगा। अगर उसमें क्वेश्चन में लिखा है कि स्फेयर का सरफेस एरिया निकालिए, मतलब 4πr² वाला फॉर्मूला लगेगा, इसका कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं लगाने का। ठीक है। अब एक इसमें ना एक एक्सपेरिमेंट भी तुम लोग कर सकते हो। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया ना अभी कि हमारे पास स्फेयर क्या होता है, गोल गोल मटोल, जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, तरबूज हो गए, ये सब हमारे स्फेयर होते हैं। तो अगर तुम प्रैक्टिकल करना चाहो तो एक बहुत मजेदार बात है कि अगर तुम मान लो एक स्फेयर ले लो, जैसे एग्जांपल के लिए एक ऑरेंज ले लो, तुम लोग अगर प्रैक्टिकल करना चाहो, स्कूल में प्रोजेक्ट वगैरह हो, तो उसको अपने कॉपी में रख लो और उसका एकदम मस्त एकदम सर्कल बना लो। अब उसके बाद ना उस ऑरेंजेस के छिलके को निकाल निकाल करके उस सर्कल में रखते जाओ। तो तुम एक सर्कल बनाओगे, उसमें तुम छिलके को रखोगे, फिर उसी साइज का दूसरा सर्कल बनाना, तीसरा बनाना, चौथा बनाना, टोटल 4 सर्कल बनेंगे। और तुम लोग देखना कि जब तुम छिलके निकाल निकाल के उन सर्कल में फिल करोगे ना अच्छे से, तो टोटल एग्जैक्ट 4 सर्कल में फिल हो जाएगा। तो इसीलिए जो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, तुम ध्यान से देखो, πr² होता है। πr² का फॉर्मूला बोले तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला, यानी कि सर्कल के एरिया के फॉर्मूला को 4 से मल्टीप्लाई करने से हमारे स्फीयर का फॉर्मूला बनता है। तो तुम इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, बिना रटे ये याद हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं हम लोग कि हमारा जो हेमिस्फीयर होता है उसका फॉर्मूला क्या है। तो हेमिस्फीयर बोले तो क्या होता है, जैसे कि मान लो तरबूज को तुमने आधा कट कर दिया, वाटरमेलन को आधा तुमने कट कर दिया, तो जो साइड में ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट होगा वो तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। और ऊपर में जो रेड वाला पार्ट होता है, अगर उसको भी हम मिला दें तो कर्व सरफेस एरिया प्लस वो रेड वाला एरिया मिल करके टोटल सरफेस एरिया बनता है। तो अगर हेमिस्फीयर है तो इसमें दोनों एरिया होंगे, इसमें कर्व सरफेस एरिया भी होगा और इसमें टोटल सरफेस एरिया भी होगा। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए जो फॉर्मूला है वो है 2πr², यानी कि जो हमारा स्फीयर का फॉर्मूला था बस उसको आधा कर दो, वहाँ पर 4 था, इसको 2 कर दो, तो 2πr² हमारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा, ये साइड साइड वाला एरिया बन जाएगा। और उसके बाद अगर हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो साइड साइड का एरिया 2πr² था, और ऊपर में जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप इमेजिन करो वाटरमेलन, तो ऊपर में जो रेड वाला एरिया होता है सर्कल के शेप में, उसका भी एरिया प्लस करना पड़ता है। तो साइड का एरिया हो जाएगा 2πr², और ऊपर जो रेड वाला पार्ट है वो भी एक सर्कल है, तो उसके एरिया का फॉर्मूला 1πr²। तो 2 और 1 मिलकर के टोटल 3πr² हो जाएंगे। तो इसीलिए जो टोटल सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का वो 3πr² होता है। तो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है ना स्फीयर और हेमिस्फीयर का, बहुत ईजी है। अगर तुम लोग सर्कल का एरिया का फॉर्मूला याद रखे हो πr², तो इनका एरिया तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब सीधे आ जाओ क्वेश्चन के पास, और जो क्वेश्चन है फटाफट इन्हें सॉल्व करते हैं। एक डाउट जो बच्चे मुझसे हमेशा कहते हैं कि सर पाई का वैल्यू 22/7 यूज़ करें या 3.14 यूज़ करें, तो सिंपल सा आंसर है कि जिस भी क्वेश्चन में लिखा हुआ हो अलग से कि पाई का वैल्यू 3.14 यूज़ करो, बस तुम्हें वहीं पर 3.14 यूज़ करना है। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो तुम वहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 ही यूज़ करोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हमें स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है, और यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है, बस रेडियस की जरूरत है, इसमें हम लोगों को और कोई हाइट वाइट की जरूरत नहीं है, बस इसमें रेडियस लगाओ और हमारा सरफेस एरिया निकल जाएगा। चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम इस क्वेश्चन को देखो। ये जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है ना पाई इक्वल टू 3.14, तो जब तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तब तुम पाई का वैल्यू 3.14 यूज़ करोगे, और उसके अलावा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो 22/7 यूज़ करना। इज दैट क्लियर? तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इन तीनों क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें रेडियस दिया हुआ है 10 पॉइंट में 5 सेंटीमीटर। तुम इसे आराम से सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर तुम डेसिमल में गड़बड़ कर देते हो, कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो डेसिमल में बहुत बार गलती कर देते हैं डेसिमल लगाने में, तो अगर तुम्हें डेसिमल से दिक्कत है तो तुम एक काम ये कर सकते हो कि इसे डेसिमल से तुम कन्वर्ट कर लो पहले फ्रैक्शन में, और उसके बाद सॉल्व कर लो। तो मैं यहाँ पर वही काम तुम्हें सिखा देता हूँ कि मान जैसे जिन बच्चों से देखो डेसिमल बन जाता है वो डायरेक्ट रेडियस की जगह पर 10.5 रखना, आंसर आ जाएगा। जिनसे डेसिमल में गड़बड़ होता है वो देखो ये काम कर सकते हो,
105 लिखो और डिवाइड बाई में 10 कर दो। डिवाइड बाई में 10 क्यों किया हमने, क्योंकि हमारा डेसिमल के बाद एक डिजिट था, तो जो भी नंबर है उसे एज इट इज उतारो और नीचे में 10 लिख दो। अब ये दोनों हमारे 5 से कट हो रहे हैं, तो एक बार 5 से कट भी कर लो, छोटा भी कर लो तो और मजा आएगा। देखो यहाँ पर 5 के टेबल में 5 2 जा 10 होता है, ऊपर में 5 2 जा 10 और ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, यानी कि हमारा 21 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 10.5 को हम फ्रैक्शन में 21 बाई 2 भी लिख सकते हैं, 105 बाई में 10 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो इतना सेंटीमीटर हमने पहले रेडियस निकाल लिया, रेडियस को यानी कि हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारा सरफेस एरिया होता है स्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला अभी हमने क्या देखा, स्फीयर का केवल एक ही सरफेस एरिया होता है और वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमें बस ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर हमारा 4 के बदले में 4 लिखेंगे, पाई के बदले में 22/7 ही लिखोगे, उसके बाद फिर आर का स्क्वायर है यानी कि रेडियस का स्क्वायर है, तो तुम इसका स्क्वायर भी लिख सकते हो या चाहो तो इसे 2 बार लिख दो, 21/2 एक बार और फिर से 21/2 2 बार। अब इसको कट कर लो, 7 के टेबल से ये देखो 3 टाइम पे कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये नीचे में 2 1 जा 2, यहाँ पर 2 2 जा 4 और फिर ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, ये 22 बच गया, मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 21 बच गया, और इन सभी का जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1386। और कभी भी जब एरिया निकलता है, चाहे वो कोई भी एरिया हो, टोटल हो, कर्व हो, कैसा भी एरिया हो, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है, यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर तुम यहाँ पे लिख दोगे, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में दिया था। तो इस तरीके से तुम्हारा पहला क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई बच्चा यहाँ पर 10.5 लिखता ना और फिर कट करता तो भी उसका सेम ही आंसर आता, ये नहीं कि उसका आंसर अलग आ जाएगा, तुम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए तो अलग आ जाएगा, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, बस ये डेसिमल फॉर्म है और ये उसी का क्या कहते हो फ्रैक्शन फॉर्म है। जैसे तुम लोग मान लो कभी पार्टी वार्टी में जाते हो तो एकदम हीरो बन करके जाते होगे, ऐसा लगता होगा कि तुम हो ही नहीं, एकदम दूसरा ही इंसान बन जाते हो, तो बस समझ लो ये एकदम तैयार होकर के है, और ये नहा धोने से पहले वाला सिचुएशन है, जब नहाने से पहले देखते हैं तो कैसे दिखते हो, बस वही कंडीशन है, ये दोनों सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा अलग है, यानी कि वैल्यू एक है, दिखने में अलग अलग है। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी हम सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। सो जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है वहाँ पर हमें रेडियस दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर, सिमिलर है डेसिमल वाला ही है, तो तुम इसे भी चाहो तो या तो डेसिमल में सॉल्व कर लो या तो इसे भी फ्रैक्शन में कर लो, तो मैं इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो मैं इसे लिख देता हूँ 56 डिवाइड बाई में 10। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं इसको कट करूँगा ना तो ये मेरा नीचे में 5 आ जाएगा 2 से कट होकर के, और ऊपर में 28 आ जाएगा, और 28 डिवाइड बाई 5 को फिर मुझे लास्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा काम को मुश्किल कर देगा। पिछले बार जैसे हमने छोटा किया था फ्रैक्शन को तो उससे काम आसान हुआ था, नीचे का 2 और ऊपर वाला जो 4 है वो कट हुआ था, लेकिन अगर इसको तुम छोटा करोगे तो काम मुश्किल हो जाएगा। और तो यहाँ पर मैं इसको इसी तरीके से रहने देता हूँ, और अब मैं जब सरफेस एरिया निकालूंगा तो देखना सरफेस एरिया मेरा फटाक से निकल करके आ जाएगा। सरफेस एरिया इक्वल टू हमारा वही 4 पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, 4 की जगह पर 4, पाई के बदले में 22/7 लिख दो, और यहाँ पर हमारा पहले आर के बदले में 56/10 और फिर एक बार और आर रहे तो हमारे पास 56/10 दो बार हो जाएगा। 7 के टेबल में ये 8 टाइम पे कैंसिल, 7 8 या 56 आ गया। अब तुम लोग देख रहे हो कि यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी सी कट हो रही हैं, लेकिन मत करना, ये तुम्हें फंसा रहा है, इसको कट किए जहाँ वहाँ तुम फंस जाओगे। कैसे फंस जाओगे, मान लो इसको मैं ऐसे कट करके 2 के टेबल से कट कर देता हूँ, नीचे में 5 आ गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि ऊपर में ना ये पूरा पूरा जो 5 है वो तो कट होगा नहीं, 5 के टेबल से देखो कोई नंबर तो कट हो नहीं रहा है, तो 5 तो बच ही जाएगा। तो ऊपर में हमें पूरे नंबर का फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 से फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा तुम्हारा काम बढ़ा देगा। तो उससे बढ़िया काम ये है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करो, ये जितने भी नंबर तुम्हें दिख रहे हैं ना, तुम इन सब का मल्टीप्लाई करो, और फिर नीचे में हमारे पास 10 और 10 है, 10 × 10 100 होता है। तो देखो जब तुम 4 का, 22 का, 8 का और 56 का जब तुम मल्टीप्लाई कर लोगे ना तो तुम्हारा आंसर ये निकल करके आएगा 39424। मैंने कैलकुलेशंस पहले ही कर लिए ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो फालतू में। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल से इतना आ गया। अब नीचे में हमारे पास है कितना 100, 10 × 10 100। अब कट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि नीचे में अगर 10 रहता है 100 रहता है तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट ऊपर वाले नंबर को उतारते हैं सेम टू सेम, जैसे 39424 ऐसे उतारोगे एज इट इज़, और उसके बाद नीचे में हमारे पास 2 0 है तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दोगे, बस इतना ही सा काम करना है। बस इतना ही सा काम करो, तुम्हारा आंसर आ गया फटाक से। और वही अगर तुम इसको छोटा करने के चक्कर में 5 लिख दिए रहते, या यहाँ पर अगर मैं लिख देता ना इसको, अगर मैं 28 डिवाइड बाई 5 अगर मैं लिख देता तो फिर यहाँ पर वही दिक्कत होता कि पहले मुझे ऊपर में मल्टीप्लाई भी करना पड़ता और नीचे में डिवाइड भी करना पड़ता। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो तुम लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे वो सीखोगे, और ये तुम्हारे एग्जाम में टाइम बचाएगा। तो ये भी हमारा सेंटीमीटर के स्क्वायर में फाइनल आंसर निकल करके आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला उसे सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा आसान है, यहाँ पर रेडियस हमें डायरेक्ट दिया हुआ है, डेसिमल वगैरह को टेंशन ही नहीं है। तो हम सीधे लिखेंगे कि जो हमारा सरफेस एरिया होगा
उसका फॉर्मूला लगा दो 4πr² और डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट कर दो। 4 लिख दिया, पाई के बदले में 22/7 लिख दिया, आर का स्क्वायर है तो 14 का स्क्वायर लिख सकते हो, या तो 14 × 14 ऐसे लिख दो। 7 के टेबल से ये 2 टाइम पे हो जाएगा कैंसिल, इन सभी का बस करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो जब इन चारों का तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर निकल करके आ जाएगा 2464, और ये भी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये तो और ज़्यादा ईजी था। पिछले वाले तो डेसिमल वाले थोड़ा टाइम वेस्ट भी कर रहे थे तुम्हारा, ये तो कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं किया, फटाक से इसका आंसर निकल करके आ गया। अब जो सेकंड पार्ट है हमारा उसे देखो। तो देखो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें बस हल्का सा डिफरेंस है, इसमें डायमीटर दिया हुआ है, वहाँ पर रेडियस दिया था। तो तुम्हें पता ही है रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो हम पहले रेडियस निकालेंगे और उसके बाद फिर से हमें सरफेस एरिया निकालना है स्फेयर का। तो हमारा सेम फॉर्मूला रहेगा, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, बस डायमीटर का आधा करके रेडियस कर लेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर डायमीटर है 14, तो जैसे कि मैंने बताया रेडियस जो है डायमीटर का जस्ट हाफ होता है, तो 14 का आधा हो जाएगा तुम्हारा 7, या तुम इसे 14/2 और फिर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लिख दो। अब जब हम सरफेस एरिया निकालेंगे तो वो कितना निकल करके आएगा, देखते हैं। सरफेस एरिया इज इक्वल टू हमारे पास वही सेम फॉर्मूला 4πr² वाला ही रहेगा, क्योंकि इसमें भी स्फेयर का बात किया गया है। तो 4 × में 22/7 कर दो और r का स्क्वायर यानी कि 7 × 7 कर दो। तो 7 से ये 7 पहले तो कैंसिल करेंगे ऊपर नीचे, अब बचा है बस ये 3 नंबर, इन तीनों का मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 616, यानी कि 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड वाले में डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी हमारा जो रेडियस होगा जस्ट हाफ हो जाएगा, तो 21/2 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसे फ्रैक्शन के बाद अगर कट करूँगा तो मेरा 10.5 आ जाएगा, जैसा सेम टू सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के शुरू में दिया हुआ था, फर्स्ट वाले पार्ट में दिया था 10.5, फिर हमने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था तो वो भी तो हमारा 21/2 ही बना था जो हमारा रेडियस है, यानी कि सेम वही आंसर यहाँ पर निकल करके आने वाला है। फिर भी मैं निकाल करके दिखा देता हूँ कि जो सरफेस एरिया होगा तुम्हारा फॉर्मूला 4πr² लग जाएगा, यहाँ से 4 × 22/7 कर लो और r का स्क्वायर यानी कि वही 21/2 मल्टीप्लाई 21/2 कर लो। 7 की टेबल से 3 टाइम पे कैंसिल, नीचे के दोनों 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हुआ था, और इन तीनों का हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा 1386, और ये भी सेंटीमीटर के स्क्वायर में। तो इस तरीके से सेकेंड क्वेश्चन यहाँ का और जो पहले नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन था दोनों सेम टू सेम हो जाएगा। तो देखो थर्ड वाले में हमें डायमीटर दिया हुआ है 3.5 मीटर है, पहली बार मीटर में दिया, नहीं तो अभी तक सेंटीमीटर में दे रहा था। तो यहाँ पर जो रेडियस होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 3.5/2, या फिर अगर तुम डेसिमल में सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो इसे तुम क्या लिखोगे, ऐसे लिख देना 35/10, ठीक है ना। 3.5 के बदले में 35/10 और डिनोमिनेटर में 2 है तो ऐसे ×2 ऐसे लिख दो, या इसी को अच्छे से और लिखना चाहो तो तुम इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, 20 भी लिख सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा बस इतना लिख दिया ना, इतना काफ़ी है। अगर डेसिमल में करना चाहो तो यही काफ़ी है, अगर डेसिमल में नहीं करना चाहो तो ये वाला काफ़ी है, इसके आगे इसको नीचे 20 वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हमारा जो सरफेस एरिया निकलेगा स्फेयर का, उसका फॉर्मूला वही 4πr² लगा करके सारे वैल्यूज़ को पुट कर दो। देखो 4 पाई के बदले में 22/7 हो गया, फिर r का स्क्वायर है तो रेडियस तो हमने इतना निकाल लिया है, तो 35/10 × 2, और फिर से एक बार और 35/10 × 2। फ्रैक्शन वाला दिखता बड़ा है डेसिमल से, ये लगता है थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन आंसर देखना इसमें ज़्यादा जल्दी आता है, ज़्यादा अच्छा भी रहता है। डेसिमल में कन्फ्यूजन भी रहता है कहाँ पे डेसिमल लगाना है तुम लोगों को, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो 7 के टेबल से इसको 5 टाइम पे निपटाओ पहले, ओके। अब नीचे जो 2 और 2 है ये इस 4 को कट कर देंगे, पहले 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर बच रहा है और डिनोमिनेटर में 10 × 10 बच रहा है। तो हम लोग यहाँ पर फिर से वही काम करेंगे, बस न्यूमरेटर का फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी बहुत आसान है। 22 का पहले 5 से कर दो और फिर 35 से कर दो, तो तुम्हारा आंसर निकल करके आ जाएगा 3850, और डिवाइड बाई में हमारे पास 10 × 10 यानी कि 100 है। तो इससे वजह से होगा क्या, जो डेसिमल है राइट साइड से 2 डिजिट के बाद लग जाएगा, या तुम 0 से 0 कैंसिल कर लो और फिर इस जीरो की वजह से राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, यानी कि हमारा ये 38.5 हो जाएगा, और ये मीटर का स्क्वायर में आएगा। इस बार ध्यान रखना इस चीज़ का, यूनिट को जरूर लिखना चाहिए, इसमें नंबर नहीं तो कट हो जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व। आई होप तुम्हें बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है। अब थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में भी आ सकते हैं, चलो उन्हें सॉल्व करना सीखते हैं। सो थर्ड वाले क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ध्यान रखो इस बार हेमिस्फीयर दिया है ना, स्फीयर नहीं दिया है। हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 3πr² होता है।
जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 दिया हुआ है और हमसे साफ साफ कहा गया है कि पाई का वैल्यू 3.14 लीजिए। अगर आपने इस क्वेश्चन में पाई के बदले में 22/7 लिख दिया तो आंसर तुम्हारा लगभग लगभग सेम ही आएगा, यानी कि अलग आंसर ज़्यादा नहीं आएगा, जितना बुक में दिया रहेगा इसका आंसर वही लगभग आएगा, लेकिन टीचर उस स्टेप को क्रॉस कर देंगे, गलत कर देंगे और उसका पॉइंट तुम्हें नहीं मिलेगा, उसका मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में अगर बोला गया है तो ये करना ही पड़ेगा, पाई का वैल्यू यही यूज़ करना है। चलो सॉल्व करें। तो देखो यहाँ पर रेडियस है 10 और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया, ये फॉर्मूला हो जाएगा 3πr²। और स्टार्टिंग में वीडियो के शुरू में मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि ये फॉर्मूला 3πr² क्यों होता है, याद करने का आसान तरीका समझा दिया था। अब यहाँ पर आपको लिखना है 3, पाई के बदले में लिखना है 3.14 और आर का स्क्वायर है यानी कि 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, 10 × 10 भी लिख सकते हो, एक ही बतिया है। तो ये तुम्हारा 100 हो जाएगा। अब हम लोग अगर इसको 100 लिखते हैं तो देखते जाना ना, इससे काम बहुत आसान होगा। ये जो 3.14 हमको दिया है ना, इससे काम और ईजी हो गया। हम 100 का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो होगा क्या कि डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 जीरो, देखो यहाँ पर हमारे पास 2 जीरो है 100 में, तो डेसिमल जो है ना वो 2 डिजिट आगे चला जाएगा, यानी इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल बाहर चला जाएगा पूरा का पूरा और ये 314 बन जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे 3 × 314 और इसका जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर फटाक से 942 निकल जाएगा। और ये भी हमारा सरफेस एरिया ही है, चाहे वो कैसा भी सरफेस एरिया हो, चाहे स्फीयर का हो, हेमिस्फीयर का हो, कर्व वाला हो, टोटल वाला हो, एरिया निकला यानी कि वो स्क्वायर यूनिट में निकला। तो यहाँ पर तुम सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा दोगे, बस इस वाले क्वेश्चन का भी हो जाएगा खेल खत्म। बस इतने ही सा काम करना था इसमें। सो जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना, इसका मैं तुम लोगों को एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बच्चे लोग बहुत गड़बड़ करते हैं। क्वेश्चन ये है कि द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। यानी कि एक बलून है, बलून थोड़ा छोटा साइज का था, 7 सेंटीमीटर उसका रेडियस था, बलून मतलब कि फुला ही हुआ था, लेकिन उस टाइम उसका रेडियस 7 था, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर में जब उसमें और हवा भर दिया गया तो उसका रेडियस अब बढ़ गया, थोड़ा सा बलून और बड़ा हो गया, तो रेडियस 14 हो गया, पहले छोटा था अब बड़ा बलून हो गया। तो हमसे कहा गया फाइंड द रेशियो, आपको रेशियो बताना है सरफेस एरिया का ऑफ द बैलून इन 2 केसेस, यानी कि पहले उसका जो सरफेस एरिया था और बाद में जितना उसका सरफेस एरिया निकलेगा, दोनों का रेशियो बताना है। तो गड़बड़ क्या करते हैं इसमें बच्चे कि दोनों का टोटल वो सरफेस एरिया मतलब निकालने बैठ जाते हैं। सरफेस एरिया यहाँ पर निकालने की जरूरत ही नहीं है। तुम लोगों के पास कभी भी अगर रेशियो वाला क्वेश्चन है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, वॉल्यूम का हो, सरफेस एरिया का हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, अगर रेशियो वाला क्वेश्चन है तो उसमें पहले पूरा तुम लोग सरफेस एरिया काउंट मत करना। अगर तुमने यहाँ पर 4πr² वाला फॉर्मूला लगा करके तुमने पहले छोटे वाले का सरफेस एरिया निकाला, फिर बड़े वाले का सरफेस एरिया निकाला और फिर उसका तुम रेशियो निकालोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो ईजी तरीका क्या है, चलो समझाता हूँ। तो देखो बच्चों, हमें पहला वाला रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, दूसरा वाला रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और हमसे कहा गया है रेशियो बताइए सरफेस एरिया का कितना होगा। तो सिर्फ और सिर्फ आप एक काम करो कि देखो रेशियो का मतलब क्या होता है कि ऊपर में एक सरफेस एरिया लिखिए और नीचे में दूसरे वाले का सरफेस एरिया लिखिए और फिर दोनों को कटपीट करके लास्ट का आंसर निकाल दीजिए। यही सरफेस एरिया का मतलब होता है, यानी रेशियो का मतलब होता है ऊपर नीचे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना। तो हम यहाँ पर 2 काम कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया पहला जो काम बच्चे लोग करते हैं लेंदी काम, कि इसका पूरा सरफेस एरिया फाइंड करेंगे 4πr² वाला फॉर्मूला लगा करके। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको एग्जाम में, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर लिखिए ऐसे 4πr का स्क्वायर। तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। किसके सरफेस एरिया के लिए, तो छोटे वाला जो हमारा बलून था, यानी कि जो पहले वो बलून था जब 7 सेंटीमीटर रेडियस था उस टाइम उसका सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला है। और नीचे में भी तुम फॉर्मूला लिख दो 4π, बस ध्यान रखना कि रेडियस अब चेंज हो गया है, पहले हमारा 7 था बाद में 14 हो गया है। तो अगर तुमने यहाँ पर स्मॉल r यूज़ किया है तो यहाँ पर तुम r कैपिटल वाला यूज़ कर दो और इसका स्क्वायर कर दो। तो 4πr² ऊपर में जो हमने लिखा उसका मतलब क्या हुआ, इसका सरफेस एरिया, और जो नीचे में हमने लिखा इसका मतलब इसका सरफेस एरिया। बस यही तुम लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब इससे होगा ये ना कि तुम्हारा डायरेक्ट कट हो जाएगा। तुम अगर पहले सरफेस एरिया निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा काउंट करने में, मल्टीप्लाई करने में। यहाँ पर डायरेक्ट कट होगा, ऊपर 4π नीचे का 4π खत्म, एक ही बार में कैंसिल कर दो। ऊपर में तुम्हारे पास r का स्क्वायर बचेगा और नीचे में कैपिटल R का स्क्वायर बचेगा। ये स्मॉल r हमारा ये 7 वाला है, तुम चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो कि इसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये 7 स्क्वायर यानी कि 7 × 7 हो जाएगा और नीचे कैपिटल R यानी कि हमारे पास 14 × में 14 हो जाएगा। ओके, अब ये कट हो रहा है, कट कर लो। देखो 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। तो ऊपर में हमारा ये 1 है, ये 1 है, 1 1 जा हमारा 1 ही रहेगा
और नीचे में हमारे पास 2 2 4 हो जाएगा। तो 1/4 हमारा आंसर आ गया, यानी कि जो रेशियो निकल करके आया वो हमारा 1:4 आ गया। 1/4 यानी कि 1:4, खेल खत्म। तो इतना सही बस काम करना है और इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे ईजिएस्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो रेशियो वाले होते हैं, अगर तुम ये मेथड से बनाओ तो, चाहे वो वॉल्यूम का हो चाहे वो सरफेस एरिया का हो। फिफ्थ क्वेश्चन खत्म, चलो फोर्थ क्वेश्चन खत्म, चलो फिफ्थ वाले को बनाते हैं। तो देखो जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है उसमें हमसे कह रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, उसका जो वो बना हुआ है वो मेड है ब्रास से बना हुआ है, और उसकी जो अंदर की डायमीटर है वो 10.5 सेंटीमीटर है। ओके, सिंपल लैंग्वेज में कर लो तो एक कटोरी है, उस कटोरी का हम लोगों को डायमीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। ओके बच्चा, अब हमसे कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 रुपी पर 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी कि हमें उस कटोरी के अंदर टिन प्लेटिंग करानी है, तो हमें बताना है कि कितना हमें खर्च पड़ जाएगा। तो ध्यान पहले तो ये रखना है हमें कि निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है या टोटल सरफेस एरिया। तो सिंपल है भाई, अगर हमारे पास कटोरी है तो ऊपर से तो वो खाली होगा, यानी कि ऊपर तो वो ब्लैंक होगा, उसमें तो कुछ लगा हुआ होगा नहीं। अंदर अंदर में हमको साइड साइड में बस उसमें प्लेटिंग कराना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, और जब कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा तो उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये जो कॉस्ट दिया हुआ है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कॉस्ट रहता है बच्चों के लिए। जैसे 16 रुपी हमें 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर का नहीं दिया है, 100 सेंटीमीटर के स्क्वायर का दिया है। तो जब 1 का दिया रहता है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब 100 का दिया रहे तब क्या करते हैं मैं बताता हूँ। पहले हम लोग इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें डायमीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें तो रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, तो रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 10.5 डिवाइड बाई में 2। अगर तुम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो, यानी कि यहाँ पर तुम चाहो तो इसे 105 डिवाइड बाई 10 भी लिख सकते हो, लेकिन कोई खास फ़ायदा नहीं होने वाला है, और हर बार फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जरूरी भी नहीं है। आप लोग थोड़ा सा डेसिमल भी सॉल्व करना सीखो यहाँ पर, ताकि कभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए जो डेसिमल में ही बन रहा हो तो फिर गड़बड़ ना हो जाए। थोड़ा सा डेसिमल भी तो सीखना पड़ेगा ना, तो मैं इसको तुम्हें डेसिमल में सिखाता हूँ। यहाँ पर हमारा रेडियस इतना निकल करके आ गया, इतना ही सेंटीमीटर इसको लिख दो। कट करोगे तो और छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं कि और छोटा नहीं होगा। तो ये 2 के टेबल से कट करना चाहो तो कट हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग अगर ऐसे ही लिखे ना तो ज़्यादा फायदा ऐसे ही लिखने में है, कट करने में थोड़ा नुकसान है। क्या नुकसान है भी तुमको चलो आगे समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल। जो हमारा बाउल है उसका अगर हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो फॉर्मूला हमें पता ही है, 2πr का स्क्वायर होता है हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 22/7, और r का स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 10/10.5 डिवाइड बाई 2 एक बार लिखेंगे और फिर से एक बार और लिख देंगे 10.5 डिवाइड बाई 2। अब देखो अगर मैं इसको कट किए रहता तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाता, 5.25 निकल करके आता मुझे यहाँ पर 5.25 यानी कि उसको हम लोग अगर डेसिमल हटा दें तो 525 लिखना पड़ता, और 525 का मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा टाइम लगता। अभी देखो हम लोगों को टाइम कम लगेगा, अगर मैं कट करूँ ना तो यहाँ नीचे का 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, पहले तो ये फ़ायदा हुआ, फिर ये वाले 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम पे और छोटा हो गया। अब उसके बाद ये हमारा 7 के टेबल से कट हो जा रहा है। 7 के टेबल में देखो 7 1 जा 7 होता है, 10 में से 7 कटेगा बचेगा 3, वो 3 आगे जा करके 35 बना देगा, तो 7 5 जा 35 हो जाएगा, और ये डेसिमल हमने यूज़ किया तो डेसिमल लगा देंगे। तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे ये जो 3 नंबर हैं ये बच गए, और यही अगर मैं यहाँ पर 10 वगैरह लिख रहता तो ज़्यादा लंबा पड़ जाता, या फिर इसको अगर और मैं छोटा करके डेसिमल में लिखता तो भी वो मुश्किल बन जाता, काम को थोड़ा सा लेंदी कर देता। बस यही है। तो तुम लोग ये सब चीज़ कब सीखोगे पता है, जब तुम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे अपने से, तब तुम्हें भी समझ में आएगा कि अरे यार इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन में करना ज़्यादा आसान है, इस क्वेश्चन में डेसिमल में करना आसान है, ये तुम्हें खुद ही समझ में आने लगेगा। इसका कोई ट्रिक उरिक नहीं होता, ये मैं सोचा कि इसका सर कोई ट्रिक लगा रहे हैं। तो सिंपली अब हम लोग यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर दें इन तीनों नंबर का, यानी कि 11 का, और हमारे पास 1.5 बचा है, और फिर हमारे पास 10.5 है, तो इन सभी का जो प्रोडक्ट निकल करके आएगा बच्चों ना, वो आ जाएगा 173.25 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा प्रोडक्ट निकल करके आ गया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया निकल करके आ गया, और हमें इसी कर्व सरफेस एरिया में पेंट करना है, टिन प्लेटिंग करना है मतलब कि। तो अब इसके लिए क्या करें, हम लोगों को जो कॉस्ट दिया है, अब देखना यहाँ पर से मेन चीज़ यहीं से शुरू होगा। हमें जो कॉस्ट दिया है, कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है, कि 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर का अगर हम कॉस्ट निकालें तो वो कॉस्ट है भाई 16 रुपये। अगर देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया रहता है हम लोगों को ना, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं उसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाता है। लेकिन कॉस्ट दिया 100 सेंटीमीटर के स्क्वायर का, तो इसलिए तुम क्या करोगे 1 का कॉस्ट निकालोगे, और 1 का कॉस्ट निकालने के लिए हम लिखेंगे इसलिए कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर
इक्वल टू ये हो जाएगा 16 और 100 यहाँ पर आकर के इधर मान लो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आकर के 100 डिवाइड में हो जाएगा। तो बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इससे तुम लोग किसी का भी अगर मान लो यहाँ पर 150 सेंटीमीटर के स्क्वायर का कॉस्ट दिया रहता तो हम यहाँ नीचे में 150 भेज देते। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट बस ये है बच्चों कि देखो 100 है ना, तो 100 को हम 1 × 100 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको 1 चाहिए तो हम 1 रहने देंगे और 100 को इधर भेज देंगे, तो ये 100 1 के साथ मल्टीप्लाई में था, यहाँ करके डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम इसे याद रख सकते हो। समझ में आ गया बात? तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर का इतना कॉस्ट। तो अब हम लोग लिखेंगे कि इसलिए हैंस जो हमारा टोटल कॉस्ट होगा फाइनली वो निकालने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि 1 का कॉस्ट इतना है और हमें इतने का कॉस्ट निकालना है, 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर का कॉस्ट इतना है और हमें इतने सेंटीमीटर के स्क्वायर का कॉस्ट निकालना है, तो सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 16 डिवाइड बाई में 100 जो 1 का कॉस्ट है उसका मल्टीप्लाई 173.25 से कर दो। अब यहाँ पर भी तुम चाहो तो या तो कटपीट कर लो पहले, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि कटपीट मत करो, तुम डायरेक्ट ना 16 का इससे मल्टीप्लाई कर दो, वो ज़्यादा बढ़िया काम करेगा तुम्हारे लिए। जब तुम 16 का क्योंकि देखो हमारे पास नीचे में जब 2 0 3 0 या 1 0 नंबर रहता है ना, तो कट करने में जितना टाइम लगता है डिवाइड करने में, उससे बढ़िया है कि हम मल्टीप्लाई करके उस जीरो की वजह से डेसिमल लगा दें, उसमें टाइम बच जाता है। तो जैसे तुम यहाँ पर फटाक से अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे ना, तो तुम्हारा आंसर निकल करके आ जाएगा 2772। इनका मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल भी हट जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद लास्ट में हमारे पास 2 0 रहेगा, तो डेसिमल के बाद 2 0 है तो उसको तो हम लोग लिख भी नहीं करेंगे, तो बस इतना ही हम लिख देंगे। और नीचे में हमारे पास 100 आ जाएगा, ये वाला एज इट इज़। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, नीचे में अगर 100 है तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो तुम्हारा फाइनल जो कॉस्ट निकल करके आएगा यहाँ से वो हो जाएगा ₹27.72। खेल खत्म। तो ये है सबसे ईजीएस्ट मेथड इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तुम लोगों को कितना समझ में आ रहा है कमेंट करके भी बताना, और जो मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है ना उससे बता सकते हो। साथ ही साथ अगर तुम लोगों को इसके पीडीएफ में नोट्स डाउनलोड करने हैं इकट्ठा एकदम सारे चैप्टर का तुम लोग डाउनलोड करना चाहते हो, तो तुम लोगों को सारे चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। मैंने ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में क्लिक करो, वहाँ पर नोट्स लिखा हुआ रहेगा, और जा करके तुम अगर पहली बार जाओगे तो रजिस्टर करना पड़ेगा। जो बच्चे पहले से रजिस्टर कर चुके हैं मोबाइल नंबर डाल करके, उनको रजिस्टर भी नहीं करना है, वो डायरेक्ट जा करके अपना पीडीएफ जो है गूगल ड्राइव के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं एकदम ईजिली आराम से। अभी सारे चैप्टर के क्लास 9th के, क्लास 10th के, आर एस अग्रवाल के, आर डी शर्मा के, सब के नोट्स मैंने वहाँ पर अपने हैंड रिटन वाले अपलोड कर दिए हैं। ओके बच्चा पार्टी, तो फिलहाल तो ये 5th क्वेश्चन होता है कंप्लीट। चलो जो अगला क्वेश्चन है 6th वाला, उसे सॉल्व किया जाए। इस एक्सरसाइज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। एक स्फीयर का रेडियस बताइए जिसका सरफेस एरिया इतना है। यानी आपको सरफेस एरिया दिया है और आपको रेडियस पूछ रहा है। अभी तक हर क्वेश्चन में रेडियस दिया रहता था, सरफेस एरिया निकालना था, यहाँ पर जस्ट उल्टा कर दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है इसकी निंजा टेक्निक सॉल्व करने की ईजी वाली मेथड में, चलो समझाता हूँ कॉपी में। तो देखो यहाँ पर हमें बोला गया है सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो अब तुम ये पता लगाओ कि भाई सरफेस एरिया का मतलब क्या है। सरफेस एरिया का मतलब है फॉर्मूला के फॉर्म में 4πr², यानी कि हमें जो वैल्यू दिया है ना, ये एक्चुअल में 4πr² का वैल्यू दिया हुआ है। सरफेस एरिया का वैल्यू इतना है, यानी कि 4πr² का वैल्यू इतना है। अब हम यहाँ से बस r निकालेंगे, उसको निकालने के लिए सारी चीज़ों को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। देखो सबसे पहले तो वैल्यू पुट कर लो, मैं डायरेक्ट ट्रांसफ़र करूँगा तो कंफ्यूज हो जाओगे कि सर 22/7 होता है पाई का वैल्यू, आप यहाँ 7/22 क्यों लिख रहे हो। इसीलिए मैं पहले वैल्यू पुट कर लेता हूँ पाई का, फिर मल्टीप्लाई में r² इक्वल के उस साइड में 154 है। अब तुम इनको ट्रांसफ़र करो उधर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा r² इक्वल क्वेश्चन में बेटा 154 जो है वो एज इट इज़ रहेगा। ये 7 जो डिवाइड में था ये इधर जा कर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और हमारे पास ये 4 और 22 जो ऊपर में थे न्यूमरेटर में थे वो इधर जा कर के डिनोमिनेटर में हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब तुम चीज़ों को थोड़ा कट कर लो। तो सबसे पहले तो 154 तुम्हें पता ही है, ये 11 से कट हो जाएगा। अगर नहीं पता है तो तुम लोग जब प्रैक्टिस करोगे तुम्हें याद हो जाएगा कि 154 तुरंत 11 से कट होता है। बाकी तुम छोटे नंबर से चाहो तो छोटे से भी कट कर सकते हो, मैं डायरेक्ट 11 से करता हूँ। 11 के टेबल में 2 टाइम पे 22 नीचे आ गया, ऊपर में 11 1 जा 11 हो जाएगा, 15 में से 11 कट होगा बचेगा 4, तो आगे जाकर इसको 44 बना देगा, तो 11 4 जा 44 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर से मैं ना ये 2 से इसको कट कर सकता हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पर वो देखो बदमाशी देखो, मैं इससे कट करूँगा इसको। 2 2 जा 4 किया मैंने, इसको 2 7 जा 14 कर दिया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ तुम्हें वो दिखाता हूँ ना, देखना। r का स्क्वायर इक्वल टू ऊपर में हमारा 7 × 7 आ रहा है बेटा, नीचे में हमारा 2 × 2 आ रहा है। वैसे अगर मैं 2 से भी कट करता तो 4 बचता नीचे में, और 4 को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं, लेकिन मैंने बस ज़बरदस्ती कैसे किया है काम,
ताकि तुम लोग भी थोड़ा सा सीखो ये सब बदमाशी करना। तो ये इतना बन गया। अब उसके बाद अगर हम लोगों को इसका रेडियस निकालना है ना, तो हमें स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो बस आर की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर की तो चाहिए नहीं। तो स्क्वायर जब हटाते हैं तो सामने वाला रूट में आ जाता है। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, आर इक्वल टू रूट के अंदर में 7 × 7 डिवाइड बाई में 2 × 2। तो यहाँ से बेटा 7 का भी पेयर बन रहा है, 2 का भी पेयर बन रहा है, तो जिसका इसका पेयर बनेगा वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो 7 भी बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, और 7 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू तुम्हारा 3.5 सेंटीमीटर फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का एक और निंजा टेक्निक है, निंजा टेक्निक नहीं, थोड़ा सा लेंदी मेथड है, वो भी मैंने पहले वाले वीडियोस में सिखाया है। उसमें तुम क्या कर सकते हो कि इसको तुम पूरा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो, तो तुम्हारा जो आंसर निकलेगा ना आर स्क्वायर का वैल्यू, वो निकल जाएगा 12.25। फिर 12.25 जब आ जाएगा तो उसको तुम लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूट से बाहर निकाल सकते हो, और वो भी 3.5 बन करके ही निकलेगा। तो वो भी एक तरीका है। बाकी ये ज़्यादा ईजी तरीका है, तुम यही तरीका यूज़ करो एग्जाम में। अगर यहाँ से ऐसे पेयर बन करके निकल जा रहा है तो डायरेक्ट निकाल दो, टाइम बच जाएगा तुम्हारा इससे। बाकी अगर तुम वो वाला मेथड सीखना चाहते हो लॉन्ग डिवीजन वाला, तो मैंने जो पहले वीडियो अपलोड किया था ना इस क्वेश्चन का, वो देख लेना, पुराना वाला, 1 साल पुराना वाला। ठीक है, तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। चलो जो 7th वाला क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, वो मून वाला, डायमीटर वाला, और बहुत मजेदार है। चलो उसको समझाता हूँ। देखो 7th वाले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो डायमीटर है मून का, वो अप्रॉक्सीमेटली 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ के। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूँ तो अर्थ है भैया बड़ा सा, मून है छोटा सा। अर्थ का डायमीटर जितना भी रहेगा ना, मून का डायमीटर उसका 4th पार्ट होगा। यानी कि अगर अर्थ के डायमीटर को हम 4 पार्ट में बांट दें तो उसमें से एक पार्ट का जो वैल्यू होगा वो मून का डायमीटर होगा। ये इसका बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, मतलब ये यहाँ पर लिखा गया है। अब हमसे कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो उनके सरफेस एरिया का रेशियो बताइए। तो फिर से यहाँ पर मैं बोलूँगा कि अगर कभी भी रेशियो वाला क्वेश्चन आए तो सरफेस एरिया निकालने मत बैठ जाना, बस फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। मेन कॉन्सेप्ट है कि हमें यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है ना, हम इनका यूज़ करके रेडियस कैसे निकालते हैं वो समझ लो। बस तुम रेडियस निकाल लो, उसके बाद तुम्हारा ये जो रेशियो हो तो तुरंत निकल जाएगा। और समझाता हूँ कॉपी में। तो देखो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि जो डायमीटर है हमारे अर्थ का वो डी है, क्योंकि हमें तो कोई वैल्यू दिया नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हम लोग डायमीटर ऑफ अर्थ को डी मान लेते हैं। तुम चाहो तो एक्स भी मान सकते हो। अब उसके बाद जो हमारा डायमीटर होगा मून का, वो कितना हो जाएगा, डायमीटर ऑफ मून, ये हमारा हो जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब होता है 4 से डिवाइड कर देना डायरेक्टली। तो हम डी, अगर इसको अर्थ का डायमीटर को अगर डी माने हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मून का डायमीटर होगा ना, वो डी डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। यही हमसे क्वेश्चन में कहा गया था। लेकिन हमें ना डायमीटर से मतलब नहीं है, हमें मतलब है रेडियस से। तो नाउ अगर हम लोगों को रेडियस निकालना हो अर्थ का, तो वो कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ। अब इसको तुम कुछ और नहीं मान लोगे, मतलब ये नहीं कि सर रेडियस को आर मान लेते हैं, वैसा नहीं। अगर तुमने डायमीटर को डी माना है ना, तो रेडियस को डायमीटर का जस्ट आधा करके लिख देना। यानी कि डायमीटर डी है तो रेडियस जो होगा वो डी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर तुम रेडियस ऑफ मून निकालना चाहो, क्योंकि उसका भी जरूरत पड़ेगा हमें रेशियो में, सरफेस एरिया क्योंकि बोला गया है, तो मून का हम लोग रेडियस जब निकालेंगे तो डायमीटर इतना है, डी डिवाइड बाई 4 है, इसको आधा करना है। आधा करने के लिए या तो तुम यहाँ पर 2 से डिवाइड करो, या हम लोग इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते, दोनों एक ही चीज़ें हैं। 2 से डिवाइड करना या 1/2 से मल्टीप्लाई करना, दोनों में सेम ही आंसर आता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये डी डिवाइड बाई में 8 आ जाएगा। ये हो गया रेडियस ऑफ मून। तो रेडियस ऑफ अर्थ आ गया, रेडियस ऑफ मून आ गया। हमें इन दोनों का ही यूज़ करना है। इसको मैं थोड़ा सा अलग से बॉक्स में क्लोज भी कर देता हूँ, ताकि तुम लोग जब नोट्स वगैरह देखो ना, तो तुम्हें अलग से समझ में आ जाए कि ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब इसके बाद हमसे कहा गया था रेशियो बताना है सरफेस एरिया का। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे, इसलिए जो हमारा रेशियो होगा सरफेस एरिया का, वो कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया का रेशियो। तो हम ऊपर में लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ मून। ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि मून के बारे में पहले कहा गया है। तो सरफेस एरिया ऑफ मून ऊपर में लिखोगे और नीचे में लिखोगे सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ठीक है, इतना लिख लिया। अब इनके फॉर्मूलाज तुम लगा दो। तो मून के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मून के सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारा 4/3 पाई आर का स्क्वायर होता है। और उसी तरीके से अर्थ भी हमारा स्फीयर के शेप में, तो वो भी 4/3 पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर, अरे यार 4/3 क्या बोल रहा हूँ, एक सेकंड ना, मेरे को वॉल्यूम नहीं पता कहाँ से याद आ रहा है। वो जो 4/3 में बोल रहा हूँ बच्चों ना, गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो एक्चुअल में ना वॉल्यूम का फॉर्मूला है। यहाँ पर सरफेस एरिया बोला है तो 4 पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट हो जाएगा। लगता है मुझे लास्ट टाइम मैंने भी रिसेंट में ना आर एस अग्रवाल के बच्चों के लिए वीडियो बनाया था, वो मुझे याद आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ मून के लिए 4 पाई लिखेंगे, और फिर आर का स्क्वायर करना है। तो इसका आर है कितना, इसका रेडियस कितना है, डी डिवाइड बाई 8 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई में डी डिवाइड बाई 8,
और इसका स्क्वायर लिख सकते हो या तो 2 बार लिख दो, चलो मैं 2 बार लिख देता हूँ ऐसे, d/8। तो 4πr² मून के सरफेस एरिया का फॉर्मूला, और नीचे में भी हमारा 4πr² अर्थ के फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पर r कितना है, 4π तो 4π हो गया, फिर r का स्क्वायर करना है तो रेडियस d/2 है, तो हम इसको d/2 एक बार और फिर से d/2 2 बार लिख देंगे। सबसे बढ़िया काम, ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4π कैंसिल। अब देखो हमारा ऊपर में फ्रैक्शन है, नीचे में भी फ्रैक्शन है और बीच में डिवाइड की साइन लगी है। तो कभी भी अगर ऐसा हो कि कभी किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हो हम ना, तो हम फ्रैक्शन को कभी डिवाइड नहीं करते हैं, एक्चुअल में हम फ्रैक्शन को नीचे वाले को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी इसको सॉल्व करने का जो सबसे ईजिएस्ट तरीका है वो ये है कि तुम ऊपर वाला तो सेम टू सेम लिखो, d/8 मल्टीप्लाई d/8 ऐसे लिख दो, और ये जो डिवाइड की साइन थी इतनी लंबी सी, इसको करो मल्टीप्लाई में चेंज, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और इन दोनों का रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी कि जो d/2 है, अब हम यहाँ d/2 नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 2/d और फिर से 2/d। रेसिप्रोकल मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। अब देखो यहाँ से नीचे के 2d और ऊपर के 2d हो गए कैंसिल, साथ ही साथ हमारा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो गया। तो ऊपर में हमारे पास 1 × 1 है तो ये तो 1 आ जाएगा, और नीचे में हमारा 4 × 4 यानी कि 16 आ जाएगा। तो 1/16 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर रेशियो के फॉर्म में लिखना चाहो तो 1:16 इज़ द फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये मेरे हिसाब से सबसे ईजिएस्ट तरीका है। अगर तुम्हारे पास कोई और ईजिएस्ट तरीका हो तो तुम्हें मुझे टेलीग्राम के थ्रू भी बता सकते हो, मैंने टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, और साथ ही साथ इस वीडियो के स्टार्टिंग में तुमने देखा हो जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया था वहाँ पर अपने टेलीग्राम का वो दे दिया था, क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं यार बच्चों, उसको लिंक बोलते हैं, लिंक नहीं बोलते हैं यार, उसको क्या बोलते हैं, जो ऑफिशियल MD सर लिखा है मैंने, जो भी बोलते होंगे तो वही है। उसमें तुम लोग टेलीग्राम में जाके सर्च करोगे ना तो मेरा टेलीग्राम तुम लोगों को मिल जाएगा। चलो, तो ये 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब जो 8th नंबर का क्वेश्चन है उसे बनाते हैं जल्दी से। देखो 8th वाले में बोला गया है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, वो बना है स्टील से और उसकी थिकनेस भी दी गई है 0.25 सेंटीमीटर। अब हमसे कह रहा है कि अंदर का रेडियस जो है ना भाई वो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन आप हमें बताइए आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। देखो अगर इसमें तुमसे बोले रहता कि अंदर का कर्व सरफेस एरिया बताइए उस कटोरे का, तो हम लोग सिंपली 2πr² वाला फॉर्मूला लगा देते, क्योंकि हमारे पास जो बाउल होता है हेमिस्फेयर के शेप में दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा भी है हेमिस्फेयर, अगर नहीं भी लिखा रहता तो भी हम लोग वहाँ पर जब समझ जाते हैं कि बाउल है तो हेमिस्फेयर ही होगा। तो 2πr² का फॉर्मूला लगता है और रेडियस के बदले में हम लोग 5 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उस बाउल को ना बताया गया कि उसकी थोड़ी सी थिकनेस भी है, मोटाई भी है, तो जो बाहर का सरफेस एरिया होगा उसका रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। रेडियस कैसे इंक्रीज होता है, चलो मैं तुम्हें डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर ना मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये तुम समझ लो कि जो कटोरी है ना उसका ऊपर वाला पार्ट है, यानी हम उसे ऊपर से देख रहे हैं, साइड से नहीं देख रहे हैं। साइड से देखेंगे तो वो तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना, साइड से इसका ये वाला फेस दिखेगा। तो मैं ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसको मैंने ड्रॉ किया है। तो ऊपर से ये जो कटोरी का अंदर वाला पार्ट है वो है, यहाँ जो स्पेस है जिसमें हम लोग गुलाब जामुन रख करके, आइसक्रीम रख करके खाते हैं, या हलवा रख करके जो भी खाते हैं भाई, और ये है उसकी थिकनेस। तो अंदर का रेडियस बेटा यहाँ से यहाँ तक कहलाता है, जो इनर रेडियस है ना उसका मतलब है ये वाला पार्ट, और थिकनेस का मतलब है ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमें 5 दिया हुआ है और ये वाला जो पार्ट है ये हमें 0.25 बताया गया है। तो जो रेडियस होगा, देखो हमसे क्वेश्चन बोला है कि बाहर का जो सरफेस एरिया है वो बताइए, अंदर वाले का सरफेस एरिया नहीं बताना है हमको इस बार। वो टिन प्लेटिंग जो पिछले बार अंदर हुआ था तो हमने अंदर का सरफेस एरिया के लिए अंदर का रेडियस यूज़ किया था। इस बार हम लोगों को बाहर का सरफेस एरिया बताना है तो बाहर का रेडियस यूज़ करना पड़ेगा। और तुम देख सकते हो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो 5 है, लेकिन अगर मैं कंप्लीट रेडियस देखूँ तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा 5 से, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 5 है और ये 0.25 है। तो कंप्लीट रेडियस कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करने पर 5.05 हो जाएगा। यानी कि हमें अगर रेडियस निकालना है बाहर वाला तो हम अंदर वाले रेडियस में जो हमारा थिकनेस है उसको प्लस कर देंगे, तो बाहर का रेडियस 5.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब तुम चाहो तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन में मत करो, क्योंकि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला इस क्वेश्चन में। तो हम डायरेक्ट अब लिखेंगे कि हमारा जो आउटर वाला, हमसे क्या बोला था, आउटर सरफेस एरिया ना, तो आउटर वाला जो सरफेस एरिया होगा उसके लिए फॉर्मूला लग जाएगा 2πr²। तो यहाँ से हम लिख देंगे 2, पाई के बदले में 22/7 और r का स्क्वायर है यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 5.25 एक बार और फिर 5.25 दूसरी बार। ओके, अब 7 से कट कर लो। देखो 7 के टेबल से ये कट हो रहा है, 7 के टेबल में 7 7 जा 49 होता है, लेकिन हमने डेसिमल वाला यूज़ कर लिया नंबर, तो हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे पहले ही।
तो 7 7 जा 49 हो गया। अब हमारे पास 3 बचेगा, 52 में से 49 कट होने के बाद वो 3 आगे जाकर 135 बना देगा, तो 7 5 जा हमारा 35 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा कट होने के बाद आंसर आया वो 0.75 आ गया। ये भी तुम लोगों को सीखना जरूरी है, हर बार फ्रैक्शन ही नहीं करना, कुछ क्वेश्चंस को डेसिमल में भी सॉल्व करना, क्योंकि 10th में हर बार फ्रैक्शन से काम नहीं चलता है। तो अब यहाँ पर क्योंकि तुम अगले साल 10th में भी जाने वाले हो, तो यहाँ पर हमारे पास बस ये 4 नंबर बच गए। तो साइड में जाकर के इन चारों का मल्टीप्लाई कर दो। जब तुम इन चारों का मल्टीप्लाई करोगे ना, तो तुम्हारा कंप्लीट जो आंसर आएगा बिना डेसिमल के, तुम बस 2 का, 22 का, 75 का और 525 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 17325 और फिर 00, इतना लंबा चौड़ा आंसर निकल करके आएगा। लेकिन हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ पर भी है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ पर भी है, यानी टोटल डेसिमल के बाद 4 डिजिट है। तो हम राइट साइड से 1 2 3 4 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। अब उसके बाद देखो, जब कभी भी डेसिमल के बाद 0 रहता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लिख दो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर हम इसका फाइनल आंसर जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 173.25, और ये हमारा किस चीज़ में निकला है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से तुम्हारा ये क्वेश्चन भी हो जाएगा कंप्लीट। आई होप तुम्हें ये भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी एक लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे पास 9th नंबर का, चलिए जल्दी से उस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, ये जो 9th वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सीबीएसई वालों ने ना, क्या बोलूँ मैं, सस्ता वाला जो नशा होता है ना वो करके बनाया है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ वो बताता हूँ। सीबीएसई ने ये कहा है कि बच्चों को इस वाले बुक के अकॉर्डिंग, यानी कि इस बुक में ना, इसमें सिलेंडर का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तुम इसमें ढूंढते रह जाओगे, सिलेंडर का कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि सिलेंडर हमारा डिलीटेड है। सीबीएसई ने कहा भी है कि भाई सिलेंडर नहीं पढ़ना है इस बुक वाले बच्चों को। बाद में उन्होंने फिर एक अलग से नोटिफिकेशन निकाल करके कहा था कि नहीं भैया पढ़ना भी पड़ेगा। तो कभी बोलते हैं नहीं पढ़ना है, कभी बोलते हैं पढ़ना है, इसलिए बोलता हूँ कि वो सस्ता नशा करते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। तुमने इस चैप्टर में सिलेंडर डाला नहीं है, और सिलेंडर का तुम अगर क्वेश्चन दे रहे हो तो बच्चों को सिलेंडर का फॉर्मूला पता होगा तब तो बच्चे बता पाएंगे। तो ये है सीबीएसई वालों का नशा। तो चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों को मैं समझा देता हूँ, ये समझ में आ जाएगा। और मैं तो कहूँगा भी कि तुम लोग ना सिलेंडर जरूर पढ़ना, क्योंकि बहुत जरूरी है। सिलेंडर, क्यूब, क्यूबाइड है ना, 10th में बहुत काम आता है। तो 9th में अगर नहीं पढ़ोगे तो बाद में दिक्कत होगा। तो इस एनसीईआरटी बुक के भरोसे मत रहना। तुम लोग जो आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा कोई भी एक रेफरेंस बुक लेकर के उसके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। अगर बुक नहीं ले सकते हो तो मेरे लाइव क्लासेस में फ्री में तुम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, या फिर मेरे वीडियोस देख करके भी मैं बुक दिखा दिखा करके पूरे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर आ जाओ। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इस तरीके से एक सिलेंडर बना हुआ है, और जस्ट इनक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, और इसके अंदर एकदम एक बेहतरीन टाइप से स्फीयर फिक्स किया गया है। जो स्फीयर है ना वो कंप्लीटली एकदम इसको टच कर रहा है, यानी कि साइड से भी टच कर रहा है, ऊपर और नीचे भी टच कर रहा है। तो इस तरीके से इसमें स्फीयर एकदम इनक्लोज्ड हुआ है। अब हमसे पहला तो बोल रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताइए, जिसकी रेडियस आर है। तो अगर रेडियस आर है बेटा, तो सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला बनेगा, तुम ही लोग बताओ मुझे। एक सेकेंड, थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ। हो गया क्या, नहीं हुआ यार, कैसे नहीं हुआ, हाँ अब अच्छे से हो गया। तो यहाँ पर 9th नंबर का फर्स्ट वाला क्वेश्चन बनाएंगे। हमसे कहा गया है कि रेडियस आर है, रेडियस कितना है, आर है, और हमें बताना, यहाँ पर सेंटीमीटर उटर कुछ नहीं लिखा, बस आर लिखा हुआ है, और हमें बोल रहा है कि सरफेस एरिया बताइए। तो सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है, 4 पाई, और रेडियस का स्क्वायर होता है। तो रेडियस आर दिया तो आर का स्क्वायर, बस यही इसका आंसर हो जाएगा, और इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब सेकेंड वाले में आ जाओ। सेकेंड वाला इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें बोल रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बताइए कि सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा। अब इंटरेस्टिंग क्यों है वो समझना। देखो, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है ये, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और एच। ये फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। लेकिन यहाँ पर तुम देखना कि बुक में तुम्हें ये एच वगैरह नहीं दिया हुआ है, यानी कि तुम अगर फॉर्मूला देखो या आंसर शीट देखोगे तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखा है वहाँ पर। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि हमारे पास ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन ना, इस क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि जो स्फीयर है वो सिलेंडर के अंदर पूरी तरीके से इनक्लोज है, और बस हमें उसका ही रेडियस बताया गया है। हमें ये नहीं बोला है कि इस सिलेंडर का जो हाइट है वो एच ले लेना और उससे तुम लोग इसका सरफेस एरिया निकाल लेना, ऐसे नहीं बोला है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसका हाइट पता करेंगे रेडियस के फॉर्म में, कि भाई आखिर इसका जो हाइट है उसको अगर हम आर के फॉर्म में निकालें, रेडियस के फॉर्म में निकालें तो कितना होगा। तो सिंपल है, वो देख लो। देखो बच्चों, ये स्फीयर का सेंटर है, सेंटर से ऊपर अगर तुम एक लाइन बनाओगे तो वो एक रेडियस बनता है, सेंटर से नीचे एक लाइन बनाओगे तो वो रेडियस बनता है, यानी ऊपर भी एक आर है, नीचे भी एक आर है। बोले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास बीच से 2 पार्ट हो जाएगा, ये एक रेडियस हो जाएगा और एक नीचे रेडियस हो जाएगा। तो टोटल जो हाइट होगी सिलेंडर की ना, वो आर प्लस आर 2 बार आर हो जाएगा, यानी कि 2 आर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट
जो हमारा हाइट है, जो हमारा h की वैल्यू है ना, वो r प्लस आर इक्वल टू 2r है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इसलिए जो कर्व सरफेस एरिया होगा हमारा वो 2 पाई r हो जाएगा ये वाला, और h के बदले में हम यहाँ पर 2r लिखेंगे। h के बदले में क्या करेंगे, 2r लिख देंगे। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो 2 जब 4 हो जाता है, फिर हमारा पाई एज इट इज़ उतर जाएगा, और आर का मल्टीप्लाई होकर के आर का स्क्वायर आ जाएगा। तो तुम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो कि जो हमारा सरफेस एरिया निकल रहा है ना इस फेयर का, वही हमारा कर्व सरफेस एरिया निकल करके आ रहा है किसका, इस वाले का, यानी कि सिलेंडर का। तो ये हमारे दो आंसर हो गए। इसको भी बॉक्स में क्लोज कर दो ऐसे, यहाँ पर इसको भी बॉक्स में क्लोज कर दो। तीसरा वाला क्वेश्चन तो एकदम सिंपल सादा सा क्वेश्चन है, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। इसमें बोला गया है कि रेशियो बताइए एरिया ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि फर्स्ट वाले में जो आपने एरिया निकाला उसका, और सेकंड वाले में जो एरिया निकाला उसका रेशियो बताइए। तो सिंपल तुम ऐसे लिखो, रेशियो, फिर इक्वल के उस साइड में ऊपर वाले का रेशियो डालो फर्स्ट वाले का, यानी कि 4 पाई r²। नीचे में लिखो इसको 4 पाई r², पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, सेम टू सेम है एकदम। तो ऊपर में भी 1 आ जाएगा, नीचे में भी 1 आ जाएगा, और 1/1 को हम लिखते हैं 1:1। तो ये थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा का पूरा एक्सरसाइज होता है कंप्लीट 11.1। मैंने एकदम डिटेल में तुम्हें समझा दिया एक एक क्वेश्चन, बस नोट कॉपी इसको फिल मत कर लेना, ये नहीं कि बस फेयर कंप्लीट कर लिए। इससे अच्छे से रिवीजन भी करोगे, और जो क्वेश्चन तुमने स्कूल में नहीं समझ पाया था वो तुम्हें, मुझे उम्मीद है, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर कोई गड़बड़ हो, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम का लिंक दिया वहाँ भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोट्स का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ तुम्हारे सामने 2 विंडो ओपन हो गए होंगे, उसमें किसी में भी क्लिक करोगे तो तुम सीधे नेक्स्ट वीडियो में पहुँच जाओगे। चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तुमने सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, कोन का भी और स्फीयर का भी। अब जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो होगा हमारा वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। तो अब हम लोग राइट सर्कुलर जो कोन है ना, कोन के वॉल्यूम पढ़ेंगे 11.3 में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।